दोस्तों आज जब मैं अपना YouTube को थोड़ा सर्फ कर रहा था तो मुझे एक व्यक्ति के बारे में ऐसा जानने को मिला कि वो अनरियलिस्टिक तरीके से लोगों को पैसा कमाने के झांसे में फंसा के ना उनसे पैसे लेके अपना कोर्स बेच देता है। ऐसे बहुत सारे YouTube वीडियोस मिले। अगर आप देख रहे हो तो मेरे स्क्रीन पे अभी भी वो चल रहा है एंड उसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए कि ये फेक है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा यार ये तो एक साइड है इस बंदे का, क्यों ना मैं आज अपनी वीडियो में मतलब अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम किसी को इनवाइट करूं और फिर डायरेक्टली उनसे पूछूं कि क्या ये बात सही है। लेकिन आज से पहले मैंने इस टाइप का कभी भी वीडियो बनाया नहीं। आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही कम इंटरव्यूज या पॉडकास्ट वगैरह करता हूं, लेकिन आज जहां की ये चलन में है और मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या मैं इस चीज को अप्लाई कर सकता हूं, देख सकता हूं करके कि यार मेरे इनविटेशन पे कोई मेरे चैनल पे आएगा या नहीं आएगा। और खासकर जब मैंने इस आदमी के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे लगा यार बहुत बड़ा व्यक्ति है, मेरे इनविटेशन पे कहीं मेरे को रिस्पांस देगा और कहीं मेरे चैनल पे आएगा, और ये खासकर अपने उस बात को रखने के लिए जिस पे ऑलरेडी उसको रोस्ट कर चुके हैं। लेकिन जब मैंने उसको अप्रोच किया तो गाइस एक बहुत ही शॉकिंग चीज हुई। उस बंदे ने तुरंत रिप्लाई किया और वो आने के लिए रेडी हो गया कि हाँ आई विल बी कमिंग टू योर चैनल। तो मुझे लगा यार इतना बड़ा आदमी बहुत हम्बल है। तो चलो अब एक काम करते हैं, इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं और मैं आज उनसे ऐसी जली कटी तरीके से उनको सवाल पूछ सकता हूं जिन पे शायद उनको लगे यार ये क्या पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा मिर्च मसाला मैं भी लगाऊंगा क्योंकि मैं भी उनको ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा यार कि मतलब जो बाकी यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं या आपके बारे में जो बोल रहे हैं वो अगर सच नहीं है तो उसके बारे में आप बताओ अपना वाला वर्जन। ठीक है, तो गाइस आज मैं जिन व्यक्ति की बात कर रहा हूं उनका नाम है देव गढ़वी और वो एक इंडिया के फर्स्ट पैशनप्रेन्योर हैं जो कि लोगों को अपने पैशन को जगाने में और उसको बिजनेस में या मनी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। जितना कि मैंने उनके बारे में जाना है उस अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी की चीज मैं उनसे डायरेक्टली पूछूंगा, आपके सामने पूछूंगा और हो सकता है कुछ बात उनको खराब भी लग जाए और कुछ बातों से शायद वो थोड़ा सा आग बबूला भी हो जाए। तो इस टाइप का आज ये माहौल मैं बनाने की यहां पर कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी कि वो मेरे कितने क्वेश्चंस के सही सही आंसर राइट इन दिस वीडियो दे पाते हैं, जिन पे अभी तक बाकी यूट्यूबर्स ने खाली एजम्पशन बेस्ड पे अपना जो खुद का थॉट है उस पे वीडियो बनाया है। लेकिन आज मैं लाइव उनसे आपके सामने पूछूंगा। सो लेट्स वेलकम द गेस्ट ऑफ द डे इज देव गढ़वी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो ये पॉडकास्ट देखने के लिए। ऋषिकेश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देव, हाउ आर यू? एंड प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि क्या आप मेरे ऑडियंस को अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। एंड उससे पहले मैं जल्दी से आपको थैंक यू कर दूं कि आपने इतनी जल्दी मेरे इस पॉडकास्ट के लिए हाँ कर दी थी, आपने मेरा इनविटेशन स्वीकारा, उसके लिए वंस अगेन अ वेरी बिग थैंक यू टू यू। नाउ ओवर टू यू, प्लीज अपना थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन मेरे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं छोटे से परिवार से हूँ। अपना पला बड़ा अपनी झोपड़पट्टी से मैं पला बड़ा हूँ। वो मेरा डायलॉग है कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्लम्स, बट अब वहाँ से लेके जर्नी पैशन पर मेंटरशिप का, बिल्डिंग द बिजनेस, जो मुझे मज़ा आता है लोगों को पैशन खोजने में, तो ये मैं करता हूँ। मैंने तकरीबन 2 किताबें लिखी हैं जो बेस्ट सेलर्स हैं अमेज़न पे, और कीनोट स्पीच देता हूँ मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब मैं लोगों को अपना पैशन खोजने में मदद करता हूँ और जब वो करोड़पति बनते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं, जब पहला जनरेशन उनका फर्स्ट जनरेशन करोड़पति या मिलियनेयर बनते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये मैं हूँ। और या बाकी सब तो आई एम वेरी चिल पर्सन। अच्छा देव, एक छोटा सा ना मैं अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो ये है कि जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आप झोपड़पट्टी से यहां तक पहुंचे हैं, इतना जो आपने मेहनत किया और इतना सक्सेस आपके हाथ आया है और आप अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि दुनिया भी पैसा कमाए और दुनिया भी अमीर बने? क्योंकि अब जैसे कोई अगर पैसा कमा ले तो वो ये चाहता है यार मैं अकेला अमीर रहूं ना, मैं सारी जो दुनिया के लग्जरी हो, सारी जो लाइफस्टाइल अच्छी हो वो मेरी हो और बाकी लोग मतलब मुझसे नीचे रहे, ऐसा चाहते हैं। तो आप ऐसा क्यों मतलब अपने दिल में ला रहे हैं कि यार मैं भी बन चुका हूं, अब दुनिया को भी बनाना है? क्या इसके पीछे का कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है या फिर ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको सोचा है? ऋषिकेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पैसों की अहमियत बहुत नज़दीक से जाना है। जब पैसे नहीं होते थे, मेरे डैड ट्रक ड्राइवर थे,
जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जब हम ट्रैवल के लिए नहीं जा पाते थे, स्कूल के लिए भी पैसे नहीं होते थे, उधार लेने पड़ते थे लोगों को। तो मैंने अपनी माता-पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा और पैसों की अहमियत क्या होती है मुझे बहुत समझा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ पैदा झोपड़पट्टी में हुआ और फिर मैं कहीं बंगलो में चला गया कुछ टाइम के बाद ये वो। मैं पैदा भी हुआ, परवरिश भी वहीं हुई, तो मैं अपना पूरा ग्रेजुएशन जो पढ़ाई ख़त्म की मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन, वो भी उसी छोटे से घर से की है, उसी लोकेलिटी में जहाँ लोग पढ़ाई तो करते ही नहीं थे, इंग्लिश मीडियम तो भूल ही जाओ आप। वो दारू पिएँगे, झगड़ा करेंगे, मस्ती, टाइम पास, तो वो पूरे माहौल में से मैं आया हूँ। और जब मैंने पैसों की अहमियत देखी कि यार पैसे बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में, तो जब मैं पैसे कमाना सीख गया, तो मुझ में ये था कि यार देयर इज़ नो फन इन गोइंग टू द टॉप अलोन। कोई मज़ा नहीं है जब अगर आप ऊपर ना अकेले जाते हो ना, कोई मज़ा नहीं है। सिर्फ़ पैसों में वो सुकून जो मिलता है ना आपको लाइफ़ में, सिर्फ़ पैसों में नहीं है। हाँ, पैसे होना बहुत ज़रूरी है। तो पैसों के साथ-साथ जब आप पैशन फ़ॉलो करते हो, ख़ासकर लोगों की मदद करते हो, उसमें जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो किसी में नहीं होता है। तो ये मैं उसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन करोड़पति बने मेरे जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं। मुझे मदद मिली अपने मेंटर से, अपने कोचेज़ से, तो मैं चाहता हूँ मैं भी वो कोच बनूँ, मेंटर बनूँ। जिन्होंने मुझे मदद की, मैं भी ऐसे लोगों की मदद करूँ जो उनकी वजह से मुझे भी खुशी मिले और वो भी आगे तरक्की करें। तो दैट्स होल ऑब्जेक्टिव। एब्सोल्युटली। नाउ अब मैं आता हूं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि अभी भी वो यू नो पोकिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूं आपसे कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट वगैरह कर रहे थे, तो उससे पहले मैंने सुना है कि आपने अपने ऊपर काफी सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया है, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, अपने बाकी चीजों पे। तो क्या ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपके आपके लिए लगता था कि एक वर्थ साबित होगा, जैसे कि बाकी कोर्सेज खरीदना या फिर किसी तरीके से अपने उन रिसोर्सेज पे पैसा खर्च करना जो कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है? आज के डेट में ना बहुत सारे ऐसे मान्यताएं हैं, मतलब लोगों की ट्रेडिशनल थॉट है, यार क्या कोर्सेज वगैरह खरीदने हैं, इनको छोड़ो, ये सब बेकार चीजें हैं, सारे जो कंटेंट है वो इजीली अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह में, इंटरनेट पे कोर्सेज वगैरह खरीद के कौन पैसे खर्च करता है। लेकिन आपने, मैंने सुना है और जितना आपके बारे में मैंने जाना है पढ़ पढ़ के, तो वो ये है कि आपने काफी सेल्फ इन्वेस्टमेंट में अपने ऊपर पैसा लगाया। प्लीज इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे, सो दैट मेरी ऑडियंस अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर पाए कि अगर सेल्फ डेवलपमेंट पे पैसा खर्च किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तो वो एक राइट डिसीजन होता है, ना कि वो एक एक्सपेंस होता है जो कि खर्चे में काउंट होता है। वो खर्चा नहीं होता, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता है। सो देव प्लीज इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 16 साल का जो मेरा करियर था, जब मैंने अपना जॉब शुरू किया, स्टार्टिंग में कॉल सेंटर से शुरू किया, उसके बाद फिर मैं सेल्स में चला गया 2-3 साल के बाद। तो अलग-अलग चीज़ें मैंने बेची हैं, सॉफ्टवेयर्स बेचे हैं, डेटा मैनेजमेंट बेचा है, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बेचे हैं मैंने, बहुत कुछ जर्नी। पर 16 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो बिल्कुल ही गधा था। जब मैं बोलूँ गधा, अभी भी कोई इतना स्मार्ट नहीं हूँ मैं, अभी भी अपने आप को ही कम ही मानता हूँ। बट उस टाइम पे मैं इतना बेवकूफ़ था कि मुझे लग रहा था ना कि लाइफ़ में मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो। सिर्फ़ मेहनत से ही हम आगे बढ़ेंगे। बट ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ, 2016 की बात है, जब मैंने अपने मेंटर का वीडियो देखा सेल्स ट्रेनिंग में और उनकी बुक पढ़ी द 10x रूल ग्रांट कार्डोन की। सो जब मैंने ये बुक पढ़ी 10x रूल ग्रांट कार्डोन की, तब जाके मुझे एक्चुअली एहसास हुआ मैं कितना मीडियोकर हूँ। मतलब इतनी मेरी सोच छोटी है, छोटे सपने, छोटी ज़िंदगी, छोटे लक्ष्य, सब छोटे-छोटे-छोटे। तो उसमें कोई ना सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, संतुष्टि या मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ़ में। तो तब मैंने जब बुक पढ़ी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं एक्चुअली बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ़ में। मेरे गोल्स छोटे हैं, ड्रीम्स छोटे हैं, एम्बिशंस छोटे हैं, तो क्यों ना मैं अपने ड्रीम्स बड़ी करूँ, एम्बिशंस बड़ी करूँ, गोल्स बड़ा करूँ। जैसे मैंने ये शुरू किया, उस समय वो सिलसिला शुरू हो गया सेल्फ डेवलपमेंट का। तो मैंने ग्रांट कार्डोन का वीडियो कोर्स लिया, 2 लाख रुपए वहाँ डाले मैंने, जब मैं जॉब में था तभी। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग, मार्केटिंग, बुक राइटिंग, ये सारी चीज़ें सीखने लगा। तकरीबन 1 साल में मैंने 13 से 14 लाख मैंने खर्च कर लिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे। उसमें कोई वन ऑन वन कोचिंग नहीं, कोई लाइव सपोर्ट नहीं, सारे रिकॉर्डेड, सारे ऑनलाइन। तो जब मैंने ये इन्वेस्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार काफ़ी पहले ही कर लेना चाहिए ये सब, कि एजुकेशन सिस्टम से डिग्री तो मिलती है हमको, बट एक्चुअली एजुकेशन नहीं मिलता है। और उस आज देखें तो कितने मेरे भाई बहन है जो इंडिया में डिग्री ले लेते हैं, बट एक्चुअली नौकरी नहीं मिलती है, बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको रियल एजुकेशन मिला ही नहीं है। इसके लिए मैंने अपना सेल्फ डेवलपमेंट में जर्नी शुरू किया था 2016 में। आपने कोर्सेस को लाखों रुपए में परचेज किया है, सीरियसली? आप इंडियन हो ना?
क्योंकि इंडिया में ये मेंटालिटी को काफी कम ही सराहा जाता है। और जोक्स अपार्ट, ठीक है, अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो इंडिया में रहने वाला है ना, उसको ये लगता है कि कोर्स जो है ना, ये एक वीडियो फॉर्मेट में है या फिर ये कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको तो यार फ्री में होना चाहिए, ये तो डाउनलोडेबल हो जाता है या फिर यूट्यूब में फ्री हो जाता है, इसके लिए पैसे खर्च करना, ठीक है, ये हम सोचते नहीं है। लेकिन आपने सोचा है, इसके पीछे का अगेन मुझे मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं भी आगे इस पे काम कर पाऊं ना, मतलब मुझे भी देखना है ना कि ये चीज कैसे होती है। सो प्लीज मेक श्योर आप मुझे एक सही आंसर मेरे ऑडियंस के लिए बताइए, ताकि मैं समझ जाऊं कि इसके पीछे का जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। कोर्स कैसे आपने इतने पैसे रुपए देके उस पे इन्वेस्ट किया? पहला जो मेरा मोटिवेशन था सेल्स ट्रेनिंग सीखने का, वो तो मेरा जॉब से रिलेटेड ही था क्योंकि मैं सेल्स में था। तो पर मैंने कभी सेल्स कोर्स कभी खरीदा नहीं था, लर्निंग कभी की नहीं थी। जो कंपनी ने प्रोवाइड की सेल्स ट्रेनिंग वो मैं कर लेता था। बट जब मैंने पहली बार ग्रांट कार्डोन को सुना और उनकी बुक पढ़ी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअली सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं 16 साल सेल्स कर रहा हूँ, बट मुझे एक्चुअली सेल्स प्रॉपरली सीखा नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, थोड़ा बहुत इधर से सीखा है, पर यार मैं प्रॉपरली सीखता हूँ। उस हिसाब से मैंने जब इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए, तब मुझे उसका रिटर्न 3 महीने के अंदर रिटर्न मिल गया मुझे। तो जो सेल्स टेक्निक थी, प्रोसेसेस थी, जो ग्रांट कार्डों ने सिखाई, मैंने इंप्लीमेंट की अपने जॉब में। और 2 लाख जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे इंसेंटिव इतना ज़बरदस्त मिला कि मैंने 20 लाख कमा लिया 3 से 4 महीने में। तो मैं बोला यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर मैंने और इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट किया। तो जैसे ही मेरे को रिजल्ट आते जा रहे थे, मैं इन्वेस्ट करता जा रहा था। पर ये है कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। ऐसा होता नहीं है। कुछ भी आप नया चीज़ सीखते हो उसको थोड़ा समय लगता है। तो मैंने अपने आप को समय दिया, वो 4 महीने में मुझे रिजल्ट मिला। पर हो सकता है 4 महीने में रिजल्ट ना मिले, तब भी मैं रुकता नहीं था। 4 महीने का 1 साल लग जाता या 2 साल लग जाता, तो भी मैं इन्वेस्ट करता रहता। एंड इसकी वजह से मैंने एक बार टेस्ट कर लिया सक्सेस को, फिर मैं उस चीज़ को हर जगह पे रेप्लिकेट करने लगा। इसमें मिल गया तो मुझे चलो अभी फनल सीखते हैं, हाई टिकट क्लोजिंग सीखते हैं, बुक राइटिंग सीखते हैं। बुक राइटिंग में फिर 2 लाख रुपए डाले मैंने, तब जाके बुक सीखी मैंने, बुक लिखते कैसे हैं और पब्लिश कैसे करते हैं बुक को। तो वो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो जैसे जैसे मैं सीख रहा था वैसे वैसे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था और ऐसे वैसे रिजल्ट मिल रहे थे मेरे को। और मैं एक्चुअली बहुत मैसिव एक्शन लिया मैंने। अगर लोग जर्नी देखें, मैंने बहुत ही ख़राब वीडियोस बनाए हैं। ना कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बट उस टाइम पे तो इतने बकवास थे वीडियोस। कोई एडिटिंग नहीं, कोई नहीं, वीडियोस जस्ट कैमरा मोबाइल से, कोई माइक्रोफोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। बट मैंने गिव अप नहीं किया, और जब गिव अप नहीं किया तब मेरे को रिटर्न्स मिलना शुरू हो गया। तो यही हुआ फिर। तो देव, किस एज में आपको ये रियलाइज हुआ कि अब जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आई हैव डन एनफ, अब मैं इसमें से कर लूंगा? तो वो एग्जैक्टली एज क्या रही होगी आपकी? मैं उस टाइम पे था 33 या 34 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो एग्जैक्टली वो मोमेंट क्या था जब आपको लगे कि चलो अब तो जॉब छोड़ ही देते हैं? वो मोमेंट था, मैंने 1 साल ना लगातार बहुत सारा कंटेंट बनाया। जब मैं जैसे जैसे सीख रहा था ना, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो मिडिल क्लास से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, और जो एकदम मीडियोकर थॉट प्रोसेस से रहता है, जिसके छोटे सपने हैं। जब देखा जाए तो इंडिया में उस टाइम पे 25 या 26 करोड़ इंडियंस मिडिल क्लास में रहते थे उस टाइम पे। अब तो ज़्यादा होंगे काफ़ी। तो मैंने सोचा यार इतने 26 करोड़ में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जिनको खुद का जो पोटेंशियल है उनको पता ही नहीं है, खुद की जो काबिलियत है उनको पता ही नहीं है, और खुद ही अपने आप को मीडियोकर, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग होंगे? तो मुझे लगा यार बहुत सारे होंगे उसमें से। तो मैं सोचा यार मैं मदद करना चाहता हूँ लोगों की। कैसे मुझे नहीं पता, पर जो मैं सीख रहा हूँ ना, मैं शेयर करूंगा सोशल मीडिया पे। तो मैं शेयर करता रहा 1 डेढ़ साल तक मैंने किया शेयर। बहुत लोग हंसे, मेरी फैमिली भी हंस रही थी, क्या मोटिवेशनल कोट्स बना रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तुम कैसे बात करते हो, राइट। मतलब इट्स ओके, मुझे आप अनफॉलो कर दो फेसबुक और वगैरह पे पर मैं करता रहा, डटा रहा 1 डेढ़ साल तक। और तब एक इंसान ने मेरे को मैसेज किया, जब मैं वीडियोस बना रहा था, फ्री कोचिंग्स कर रहा था, मैं जॉब चल रहा था मेरा, 3 लाख मैं जॉब में कमा रहा था सेल्स में महीने के। पर मेरे को इतना वो था कि मैं लोगों की मदद करूं, लोगों को मैं उठाऊं, जगाऊं कि यार तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने जो 13-14 साल खोए हैं मीडियोक्रिटी में, आप मत खो, राइट। इन्वेस्ट करो अपने आप में, सीखो सेल्फ एजुकेशन में, राइट। माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स, ये सब डेवलपमेंट शुरू करो अपना। तो उसके बाद एक इंसान ने मुझे कॉल किया, बोलता आप पेड कोचिंग करते हैं? मैं बोला हाँ करता हूँ लाइक उस टाइम पे, राइट। तो कितना आप चार्ज करेंगे? मैं बोला यार कितना होता है चार्ज, मुझे पता ही नहीं था कोई इंडस्ट्री में कितना पैसा चार्ज करते हैं, राइट। तो मैं तो ऐसे ही फ्री में नॉलेज शेयर कर रहा था। तो मैं बोला यार तकरीबन 5,000 होते हैं, पर अगर आप
नेक्स्ट वीक करते हैं तो 3,500 में कर लेंगे। तो उसने मुझे बोला ओके चलो 3,500 में करते हैं, और ये मेरा पहला कमाई था अपने पैशन से, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा था। मुझे लगा कि यार ये तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, पर मुझे लोग पैसे देने को तैयार हैं। तब मेरा माइंड एक्चुअली शिफ्ट हुआ कि मैं इससे साइड हसल बना सकता हूँ। तभी भी मैंने जॉब छोड़ने का सोचा नहीं। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा पैसा आएगा। अब 3 लाख एक जगह आ रहा है, 3,500 में क्या ही हो जाएगा इंसान का, राइट? तो उसके बाद फिर एक के बाद एक लोग मिलने लगे, पूछने लगे कि आप मेरे को इसमें मदद करेंगे, जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेंगे। तो मेरा दूसरा इनकम आया 26,000 का, कि 4 इंटरव्यूज़ 4 सेशन करूँगा मैं, ताकि आप अपना एमबीए कॉलेज का इंटरव्यू क्रैक कर सकें सिंगापुर में। तो वो सारा मैं जो कंटेंट कर रहा था, उसके थ्रू ही लोग मुझे मिल रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू एंड ऑल। फिर मैंने बोला यार ये तो अच्छा है, लोग मुझे पैसा देने को तैयार हैं, जब मैं नॉलेज दे रहा हूँ तो लोग पैसा दे रहे हैं। तो मैं बोला मैं भी फुल टाइम एजुकेटर क्यों नहीं बन जाता, मैं भी कोच ट्रेनर क्यों नहीं बन जाता, ताकि मैं जो मेरे पास नॉलेज है मैं सिखाऊं और उनको फ़ायदा भी हो, और मुझे भी फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा, सबको फ़ायदा हो। फिर उसके बाद मैं सेल्स का ऑनलाइन फर्स्ट मेरा कोर्स बनाया मैंने। मैंने बोला 40,000 चार्ज करेंगे, और मुझे 4 लोग ने साइन अप किया। तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए कमाए पार्ट टाइम में। हर सैटरडे को 1 सेशन करूँगा, 12 सेशन करूँगा, सेल सिखाऊँगा, क्योंकि मैं सेल से आता हूँ। तो जो एंटरप्रेन्योर्स थे, व्यापारी लोग थे, उनको सेल सीखना था, तो मैं उनको सेल सिखाया। तो ऐसे ऐसे मेरा एक्चुअली लास्ट जब मैंने 1.6 लाख कमाया, 1.5 लाख कमाया, तब मुझे लगा यार ये तो एक्चुअली पूरा करियर बन सकता है। ये सिर्फ साइड हसल नहीं है, पूरा करियर बन सकता है। लोग को प्रॉब्लम है बिकॉज़ हमारी कॉलेज ये सब चीज़ें नहीं सिखा रही है। ना हमारी कॉलेज पैशन सिखा रही है, ना एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रही है। येस, हमको एमबीए बता रहे हैं, बट 95%, 97% लोग एमबीए करने के बाद जॉब ही कर रहे हैं। तो एक्चुअली बिज़नेस क्यों सीख रहे हो फिर एमबीए जाके, राइट? तो मैंने यार मैं सिखाऊँगा कि पैशन कैसे खोजते हैं, कैसे बनाते हैं। सेल्स, पहले मैंने सेल्स सिखाना शुरू किया। फिर सोशल मीडिया, जैसे मैंने ब्रांड, जैसे-जैसे मैं सीखता गया, रिज़ल्ट मिलता गया, वैसे-वैसे लोगों को सिखाता गया। तो 1 से 1.5 साल लगा मुझे। 2016 मिड 2016 से शुरू किया था। 2018 अप्रैल में अपना जॉब को मैंने बाय-बाय बोल दिया। मैं अभी फुल टाइम कोचिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। उसी दौरान मैंने अपना बुक भी लिखना शुरू कर दिया था, जब मैं जॉब में था। तो मेरा पहला बुक था 80% माइंडसेट, 20% स्किल। तो जॉब भी कर रहा हूँ, फ्री कोचिंग्स भी कर रहा हूँ, कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े पैसे भी कमा रहा हूँ, और ये मैंने बुक लिखना भी शुरू कर दिया। तो उस वजह से मेरे को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, सोशल मीडिया, और फॉलोवर मिल गए और बुक मिल गया। तो मतलब अभी मैं फुल टाइम करूँगा, लोगों को पैशन खोजना सिखाऊँगा, उससे पैसे कैसे बनाते हैं, बनाना सिखाऊँगा। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई बिज़नेस में। ग्रेट। क्या ये बुक अभी अवेलेबल है अमेज़न पे? जी, बिल्कुल अवेलेबल है। ओके। है हाल-फिलहाल सिर्फ़ इंग्लिश में है, पर हम हाँ। कोशिश कर रहे हैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करें बहुत जल्दी। ओके, सो गाइस इस बुक को आप भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक लेना है जो कि बेस्ट सेलिंग बुक में आ रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि नाम जो है इस बुक का काफी अट्रैक्टिव है कि आपका 80% माइंडसेट होना चाहिए, 20% स्किल से भी हम चला लेंगे। हज़ारों लोगों ने रिव्यू किया है इसको, और बहुत उनको वाओ। फ़ायदा हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरा स्टोरी और ट्रांसफ़ॉर्मेशन देख के बुक से सीखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त मुझे आंसर मिल रहे हैं आपसे, और मुझे अच्छा सा फीलिंग आ रहा है अंदर से कि मैं आपसे और सवाल पूछूं। लेकिन अब बारी आ गई है कि आपके उस पेन पॉइंट को पकड़ने की, जिसके लिए शायद आप मेजरली जाने जा रहे हैं इंडिया में। वो है वो कंट्रोवर्सी, लाइक कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि वनरेबल है। वनरेबल मतलब जिनको आसानी से ये झांसा दिया जा सकता है कि भैया आप आराम से पैसा अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, और उनको अपना कोर्स बेच रहे हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लाइक आपके बारे में तो मैंने हाल ही फिलहाल में पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन जो लोगों ने यूट्यूब बना दिया, यूट्यूब में वीडियोस बना दिए हैं, उनका यह मानना है कि आप उन व्यक्तियों को पकड़ रहे हो जो कि इस टाइम पे काफी वनरेबल है, कि उनको बस थोड़ा सा आशा दे दिया जाए कि यार वो लोग भी अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन में आके, तो आप उनको पकड़ के ना अपना मतलब उल्लू सीधा कर रहे हो। ये बात कितनी सही है? क्योंकि क्रिटिक्स देखो इस दुनिया में होने चाहिए, और हमें उसका फायदा भी उठाना आना चाहिए कि यार अगर ये बात ऐसे ही उठ रही है तो इसका या तो जवाब होगा, या तो उस पर मैं काम करूंगा अगर वो बात सही है। तो आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्लीज मेरे ऑडियंस को आज ये बता दीजिए, ताकि शायद इस वीडियो से आपका वाला भी साइड जो है दुनिया को देखना चाहिए या देखने को मिल जाए, जिससे शायद आपका भी फायदा हो और ऑडियंस का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो। सो प्लीज देव, इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। यार जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, कि जो कोर्स क्रिएटर्स हैं, जो आजकल के कोचेस और ट्रेनर्स हैं, जब उनको जो क्रिटिसिज्म मिलता है कि यार ये सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो पहले तो यार एक सवाल तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप कॉलेज गए, आपने डिग्री ले लिया, क्या आपने फ्री में सीखा? नहीं सीखा ना।
वहाँ भी तो आपने पैसे दिए, वहाँ पे ना वो आपको कोई गारंटी थी ना कुछ था, बट फिर भी आप गए। अब उसके बावजूद भी आपको क्या मिला है? एक डिग्री। क्या आप रियली एजुकेटेड बने? नहीं, क्योंकि 5 to 10% जो एजुकेशन है वो ठीक है डॉक्टर्स के लिए, कुछ कुछ डिग्रीज और इम्पोर्टेंट है, पर अगर 90% एजुकेशन आप देखें ना, तो अब वो आउटडेटेड हो चुका है। अब ये एजुकेशन सिस्टम कब बना था? अंग्रेजों के समय से। अब वो क्यों बनाया था उन्होंने एजुकेशन सिस्टम? ताकि वो एम्प्लॉय बना सके, ताकि वो ऐसे लोग बना सकें जो रोबोट की तरह काम करते रहे, और वो सारी चीज़ों का कुछ मतलब ही नहीं है। तो अब जब नया दौर शुरू हो चुका है, अब आपके जैसे मेरे जैसे जब फ्यूचर ऑफ सेल्फ एजुकेशन शुरू हो चुका है, उसमें ना कि इंसान सीख सकता है, बट रियल एजुकेशन लेके अपना करियर बना सकता है, राइट? अगर देखा जाए तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या आपको हेल्थ के बारे में सिखाया? नहीं। क्या आपको पैशन के बारे में सिखाया? नहीं। क्या आपको रिलेशनशिप के बारे में सिखाया? नहीं। राइट? क्या आपको बिजनेस के बारे में सिखाया? नहीं। तो फिर क्या सीखा आपने एजुकेशन में? कुछ भी नहीं। और जब फ्यूचर के जो कोचेस और ट्रेनर्स हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जिन्होंने, और देखा जाए ना तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या था? ऐसे प्रोफेसर सिखा रहे थे जिन्होंने खुद ने कभी बिजनेस नहीं किया है, ऐसी चीज़ें सिखा रहे थे। अब रियल लाइफ एजुकेशन देखें, मेरे भी कोचेस हैं, मेरे भी मेंटर्स हैं, वो ऐसे कोचेस हैं, ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने खुद की लाइफ में अपना बिजनेस शुरू किया है, सक्सेसफुल बने हैं। तो दे आर नॉट जस्ट द टीचर्स, दे आर द प्रैक्टिशनर्स। वो खुद भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो उसमें अगर इंसान अगर बोलता है कि यार ये सही नहीं है, ये है वो है, मजबूरी में फ़ायदा उठाते हैं, तो ये गलत सोच है। क्योंकि अगर आप एक ही थॉट प्रोसेस से आएंगे तो दूसरा आप एंगल देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप वही बोल रहे हैं कि लोग को जिसके वो कमज़ोर होते हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, वो यार जो भी इंसान आता है ना, आज कितने आपके पास भी सैकड़ों केस स्टडीज़ होंगी, मेरे पास भी हज़ारों केस स्टडीज़ हैं आज की तारीख में। जो लोग पैशन जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने अपना पैशन खोजा और अपना बिजनेस शुरू किया। कितने सारे मेरे मेंटीज हैं वो ऑथर भी बन गए, राइट? अब देखो, पारुल खोत ऑथर बन गई। जब उन्होंने मेरी मेंटरशिप शुरू की, तब 2021 या 2022 में उनकी क्लिनिक है ब्यूटी की और स्किन और हेयर की क्लिनिक है उनकी, और डॉक्टर हैं वो बाकायदा। बैंड्रा में उनकी क्लिनिक है। वो ऑलमोस्ट शट डाउन करने वाली थी बिजनेस। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस कैसे करना पता नहीं था। मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद वो कितना कमा रही थी साल में? 15 लाख या 20 लाख अपने क्लिनिक से कमा रही थी। एक साल के अंदर उनका इतना टर्न अराउंड हुआ बिजनेस का कि वो अभी 1.5 करोड़ लास्ट ईयर उन्होंने प्रोड्यूस किया है रेवेन्यू में, टर्नओवर में 1.5 करोड़। तो अब ये आप क्या बोलेंगे? इज इट अ रियल एजुकेशन कि ये सब फेक है, कि मजबूरी का फायदा उठाया? जितने भी लोग इंसान अपने में आप में बिलीव करते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट में पैसा डालते हैं, उनको रिटर्न बहुत मल्टीपल चीज़ों से मिलता है। पर यह है कि कुछ लोग गलत तरीके से, गलत रीजन की वजह से ये सब कोर्सेस या प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। उनको ना एक रात में अमीर बनना है, एक हफ्ते में अमीर बनना है, तो इसका ये एजुकेशन नहीं हुआ, फिर ये तो गेट रिच क्विक स्कीम हो गया। और ऐसा कोई स्कीम है नहीं गेट रिच क्विक। आपको हर चीज़ में, कोर्स हो, प्रोग्राम हो, उसमें हर चीज़ में समय लगता है। आज आपको फिट बनना है, बॉडी इंप्रूव करनी है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं जा रहे जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आया, सब बकवास है, उन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाया मेरा। मतलब आपको पता है प्रोसेस है, सिस्टम्स है, डंबल्स है। अब आपके लिए कोचेस पुशअप तो नहीं कर सकते ना, पुशअप तो आपको ही करने पड़ेंगे, पर वो आपको ये बता सकते हैं कैसे पुशअप करना है, कैसे डाइट मेंटेन करना है, कैसे रेगुलर करना है, अकाउंटेबल करेंगे आपको। अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप जिम में आकर देखेंगे जिम कितने लोग ज्वाइन करते हैं, 100% लोग में से कितने लोगों को रिजल्ट आता है? 10% लोगों को आता है। क्यों? बिकॉज 90% लोग क्विट कर देते हैं। क्विट कर देते तो वो ऐसी जो क्रिटिसाइज जो करते हैं ना, वो वैसे ही लोग हैं जिन्होंने या तो कभी कोर्स बाय नहीं किया है, या तो कोर्स बाय करके ना क्विट कर दिया है, और फिर दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द रीज़न टू ब्लेम, कि इसको ब्लेम करें, उसको ब्लेम करें। तो ब्लेम करने के लिए कोई कुछ नहीं होता, खुद के अंदर झाँको और पता चलेगा। तो ये सब क्रिटिसाइज जो करता है ना, मोस्टली जो लाइफ में थका हुआ, हारा हुआ, फेलियर जो इंसान होता है ना, वही चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है अननेसेसरली। वरना यार एजुकेशन इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मुझे एजुकेशन मिली है, तो मैं समझा अपने कोचेस और मेंटर्स की अहमियत। तो ये तो मेरी ब्लेसिंग है। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मेरे कोच की थोड़ी गलती है, गलती मेरी है। उन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया। जो मैंने 2 लाख डाले थे ग्रांट कार्डोन के कोर्स में, अगर मुझे रिजल्ट नहीं आता तो मैं ग्रांट कार्डोन को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने आप को ब्लेम करता ना। बिकॉज अगर वो कोर्स है दूसरे लोगों को फ़ायदा कर रहा, तो मुझे भी तो फ़ायदा करेगा। मैंने नहीं कर रहा मतलब मैं फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ, कोर्स में ऑब्वियस। प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर दूसरों को फ़ायदा हो रहा है तो कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, मतलब कोर्स में तो प्रॉब्लम नहीं है।
आपके एक्शन में प्रॉब्लम है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपको अपना दिमाग लगाना है। और ख़ासकर जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, कोई मिलियनेयर, कोई बिलियनेयर दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, और ख़ास करके नेगेटिव चीज़ें तो बोलता ही नहीं एजुकेशन को लेके। तो अब बाकी तो आप समझदार हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना आपको। एग्जैक्टली exactly. अच्छा देव, क्रिटिक्स तक तो बात ठीक थी कि ठीक है, क्रिटिक्स जो हैं वो अपना फीडबैक वगैरह दे रहे हैं और अब थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन खासकर यूट्यूबर्स का क्या? मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स जो हैं खासकर ऐसे ऐसे वीडियोस बना देते हैं जो कि जिसका कोई डेटा नहीं होता, मतलब उन्होंने कभी कोर्स को बाय नहीं किया होता है, वो सुन सुन के या फिर कहीं से कुछ कुछ भी एज्यूम करके वीडियो बना देते हैं। मेरे ऊपर भी वीडियोस बने हैं क्योंकि मैं भी कोर्स क्रिएटर हूं, तो मैं सेम कश्ती में हूं, मुझे पता है। आपके ऊपर भी मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि एक्चुअली में वो कोर्स बाय करते हैं और फिर जाके उसका फीडबैक पे वीडियो बनाते हैं, या फिर वो एजम्पशन बेस पे वीडियो बना देते हैं? व्हाट इज योर थॉट इन दिस? मेरे मेरे बारे में तो बहुत सारे वीडियोस बनते हैं। मेरे को तो पता नहीं क्या क्या बहाया चला। अभी 2 दिन पहले ही, 2 दिन या पता नहीं आज एक आध 2 दिन में ही, व्हाई इज दिस, व्हेन इज दिस पर्सन गोइंग टू जेल, ऐसा कमेंट आया। किससे आया कमेंट? ऐसा कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं। अ पर्सन हु हैज गॉन टू शार्क टैंक में पिच करने के लिए, ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर है, खुद का बिजनेस चला रहा है। अगर ऐसे लोग भी ब्रेन वॉश हो सकते हैं, तो फिर आम इंसान तो ब्रेन वॉश होंगे ही होंगे। अब उनका फॉल्ट नहीं है उसका, बिकॉज़ जो कुछ कुछ लोग हैं, बाकी बहुत लोग नहीं हैं, गिने-चुने लोग हैं। और आप ट्रेंड देखेंगे, एक यूट्यूब चैनल अगर एक इंसान की बुराई कर रहा है ना, दूसरे इंसान की भी बुराई करेगा वो, तो उसको ना, जिसको पीलिया होता है ना, उसको सब चीज़ पीला दिखेगा। उन्होंने चश्मा पीले कलर का लगाया ना, तो कुछ हैंडफुल लोग होते हैं। बट अब 2 तरह के लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइट? एक तो ऐसे होते हैं वो जेन्युइनली क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारी मदद करने के लिए, तो इम्प्रूव करने के लिए। एज अ कुछ फीडबैक। लोग, हाँ, एज़ अ फीडबैक, तो उनको हम हमेशा वेलकम करते हैं कि यार ठीक है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हो, हम सब इम्प्रूव करते हैं। बट ज़्यादातर लग देखा जाएगा ना, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो या तो हेटर होंगे, या तो आपकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, राइट? तो हेटर्स क्यों हैं? क्योंकि आप उनको, यू आर मेकिंग देम फील वीक, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस इम्प्रूव हो रही है, आपकी ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है, तो उनकी कहीं न कहीं जलन होती है। इंसान का कहीं न कहीं वो नेचर होता है कि इंसान से जलन होती है और कुछ तो गलत बोल दें उसके बारे में। तो अपना इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए करते हैं लोग। एक तो ऐसे ऐसे तरह के लोग होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो फ़ायदा, स्मार्ट लोग, फ़ायदा उठाने के लिए, मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। चलिए, उनका एग्जैक्टली। पॉपुलैरिटी है, उनके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं। और क्या होता है इंडिया में, तो ना हर कोई ये सीखने के लिए बैठा होता है। जब न्यूज़ चैनल भी दे शेयर नेगेटिव थिंग्स, तो वो बड़ा वायरल होता है। पॉज़िटिव चीज़ को वायरल होने में बहुत टाइम लगता है, राइट? आप रिव्यू भी देखेंगे हर जगह पे, जिसको दर्द होता है, पेन होता है ना, वो जल्दी नेगेटिव रिव्यू फटाफट लगता है। पॉज़िटिव वाले को पुश करना पड़ता है, भाई कुछ बोल दो अच्छा, कुछ बोल दो। तो नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है, तो वो उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। और जब वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है, यूट्यूब पे खास करके उनको एडसेंस से पैसा मिलता है, क्योंकि उनके नेगेटिव वीडियो पे ऐड चलाते हैं, तो उनको उनसे ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा व्यू मिलेंगे, ज़्यादा एड्स, और ज़्यादा पैसा होगा। और हमारे भोले भाली जनता ना, इंडिया में खास करके कुछ लोग, नॉट नॉट एवरीबॉडी, बट कुछ लोग बहक जाते हैं। वो आधा अधूरा सच दिखाएंगे कि ये देखो, अब एक वीडियो था मेरे ऊपर आया था, मैंने देखा, मैं तो बड़े मज़े लेता हूँ इस चीज़ के। एक वीडियो था मुझ पे कि ये देखो इसके फेक लाइफ इन फेक एड्स इन फेक फरारी एंड फेक दिस फेक दैट, राइट? तो उसने बताया था कि देव गढ़वी, मैं पूरा कच्चा चिट्ठा है मेरा देव गढ़वी का, उन्होंने कंपनी इस टाइम पे शुरू की, इस टाइम पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देखो कैसे हो सकता है ये। बट उन्होंने, भाई साहब ने ये तो बताया नहीं कि 2 आपने मेरी कंपनी बताई है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का नाम आपने हिस्ट्री निकाला है। पर उससे पहले जब मैं सोलोप्रेन्योर था, उस कंपनी का तो आपने कुछ बताया नहीं। उसमें मैंने कितना कितना पैसा कमाया, क्या किया मैंने। तो क्या है ना, आधा-अधूरा सच दिखाते लोगों को, और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, और फिर नेगेटिविटी ऐसे ही स्प्रेड होती है। बट यू नो व्हाट, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो बड़ा फ़ायदा होता है, राइट? एक, नेगेटिव वो खुद स्प्रेड करेंगे तो एटलीस्ट नाम पता चलता है लोगों को, बिकॉज़ सच तो ना अल्टीमेटली बाहर आ ही जाएगा। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो तो पता चलना ही चलना है। तो एक तो मेरा मार्केटिंग हो रहा है अपने आप। दूसरा ये कि मेरा क्वालिफ़िकेशन भी हो रहा है। जो लोग 1 वीडियो, 2 वीडियो देख के बहक जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता वो मेरे कभी स्टूडेंट बने। तो वो अपने आप ही फ़िल्टर हो जाते हैं ना। तो अच्छा है, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो मैं तो यार ब्लेसिंग ही देता हूँ उन सबको कि यार थैंक यू। आप एटलीस्ट अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यार मैं तो मतलब
कुछ तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि लोग मेरी बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अपने बुक का जो 80% माइंडसेट की जो आपने बात की थी वो ये है कि आप 80% जो माइंडसेट है आपका, वो आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि यार इसमें भी भलाई है और इसमें भी आप अपना फायदा ढूंढ ही पा रहे हैं। एग्जैक्टली सही, मतलब सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने बुक के उस शीर्षक का 80% माइंडसेट कि माइंड सोचने का तरीका। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। या चलो एक बात तो देव आपने अच्छी यहां पर कर दी कि आपने अपना वाला जो पक्ष है वो रख दिया है, क्योंकि अभी तक एक तरफा चीजें जो है मार्केट में चल रही थी, तो मैंने भी आपसे सेम ही सवाल पूछ लिया। मतलब मैंने सवाल पूछा, लोग तो डायरेक्टली आरोप लगा रहे थे, तो मैंने सवाल पूछा था कि क्या ये कितना हद तक आप ठीक कर रहे हो और गलत कर रहे हो। बाकी आपने अपना पक्ष रखा, ऑडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी था। अच्छा किया, आई एम इम्प्रेस्ड एंड मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस को भी शायद इस बात का मतलब एक अच्छा फीलिंग आ रहा है कि आप सामने से आके इस चीज का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो भी कोई नेगेटिव चीज़ बोलता है ना, आप एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ना यूजुअली विल नॉट स्पेंड एनी टाइम इन क्रिटिसाइजिंग एंड हेट। जो कोई सक्सेसफुल बन गया ना, वो एक मिनट भी अपना वेस्ट वेस्ट नहीं करेगा किसी को हेट करने में, क्रिटिसाइज करने में। वो अपना काम करेगा, आगे निकलेगा। जो कौन क्रिटिसाइज करता है, मैंने देखा है, जो आपके हमेशा नीचे हो, अवेयरनेस में, पैसों में, ग्रोथ में, सक्सेस में। सो हमेशा नीचे वाले ही चिलम चिली करते हैं ऊपर वालों के लिए। जब ऊपर आप हो तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे और बाकी तो सब क्या है ना, ऊपर वाला सब देखता है। आप अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और आप कुछ कुछ सालों से कर रहे हैं, मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ, तो इट्स इम्पॉसिबल कि यार आप इंसान, अगर आप मेरा बिज़नेस देखोगे, मेरे बिज़नेस में हर साल डबल रेवेन्यू का बढ़ोतरी हुआ है। तो लास्ट ईयर जो था 2022 में, वी मेड अबाउट 56 करोड़। तो 56 करोड़ का हमने टर्नओवर किया है रेवेन्यू, सिर्फ कोचिंग और ट्रेनिंग से। राइट, वो जो डबल है 2021 के रेवेन्यू से। तो हम छठे साल में भी डबल क्यों कर रहे हैं रेवेन्यू? मतलब लोग पागल थोड़ी ना है यार, कोई मजाक नहीं है कि लोग इतना सारा कोई पैसा दे देगा बिना कुछ हुए। राइट, तो अगर आपको नेगेटिव चीज़ देखनी है किसी के बारे में, तो वो नेगेटिव दिखेगी दिखेगी। पर अगर आप ओपन माइंडेड चीज़ों से देखोगे, लेट्स सी उसका केस स्टडी कैसा है, लेट्स सी बुक्स पढ़ते हैं, ओपन माइंड से सीखते हैं, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो ये है, चॉइस हमारे हाथ में है, कैसी ज़िंदगी चाहते हैं हम, क्या सोच रखते हैं हम, वैसे हिसाब से ज़िंदगी बनती है हमारी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा देव, एक चीज मैं एज अ सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि हटके है कि आपके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं कि आपका कोर्स लेके, जो भी आपका पैशन प्रेन्योर है जिसपे बहुत लोग एनरोल हो चुके हैं, उसके बाद क्या लोगों के मन में ये धारणा चेंज हो जाएगी कि उनको ऑनलाइन आना चाहिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस जरूर करना चाहिए? क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार ऑनलाइन हसल जो है ना ये बहुत स्ट्रांग है और यहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको तो अपना ट्रेडिशनल तरीका ही ठीक लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई कुछ बेचना है तो उसके लिए दुकान ही खोलना पड़ेगा, उसके लिए ऑफिस ही लेना पड़ेगा, इस टाइप का शोरूम बनाना पड़ेगा। तो वो ऑनलाइन आने में आज भी ना कतराते हैं, या फिर उनको लगता है यार ऑनलाइन तो काफी ज्यादा ओवररेटेड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में एक हाइप क्रिएट हो गया और हम इस पे अब एंटर नहीं कर सकते, तो वो इस वजह से पीछे हट जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज की जो आपका सक्सेस रेट है या आप जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन हुए, और अभी भी लोगों को ऑनलाइन ही आके अपनी चीजों को प्रमोट करना चाहिए? क्योंकि मैं तो चीख चीखे बोल बोल के आराम से अपना थक गया हूं कि यार लोग ऑनलाइन आओ, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो कि ट्रेडिशनली सोच रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना इनपुट क्या देना चाहेंगे, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं। आई थिंक आज हम इतने अच्छे समय में है ना, इज द बेस्ट टाइम टू बी अलाइव, कि चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, खासकर बिजनेसमैन के लिए इतनी आसान हो गई है। पर फिर भी कितने सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें कर रहे हैं, वो अभी भी सो रहे हैं। उनको ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। लाइक अगर आप धीरू भाई अंबानी आज ज़िंदा होते तो हंसते लोगों पे कि यार इतना आसान हो गया धंधा करना आपके लिए, हमारे टाइम पे तो कितना मुश्किल था। पर उसके बावजूद भी लोग नहीं कर पाते, क्यों? या तो डर है या तो इग्नोरेंस है। राइट, तो डर क्यों लगता है लोगों को? ये पब्लिक स्पीकिंग का, पब्लिक फिगर बनने का ना बहुत डर होता है कि लोग मुझे देखेंगे अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो। राइट, मुझसे कुछ गलती हो गई तो। राइट, अच्छा नहीं दिखूंगा, अच्छा नहीं समझूंगा। तो इस ये सब डर ना एक्चुअली रियल होता ही नहीं है। किसी को इतना समय नहीं है कि आपको नीचा दिखाए या क्रिटिसाइज करे या पूरा दिन। लाइक कुछ हेटर होंगे गिन चुन के। राइट, लाखों लोग आपको देखेंगे तो उसमें से कुछ सैकड़ों लोग आपको पसंद नहीं भी करेंगे, दैट्स ओके। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आपको डर क्यों लग रहा है, डर इसके लिए लग रहा है क्योंकि आप सेल्फिश हैं, आप मतलबी हैं। क्या मतलब?
मतलब जैसे आप इसके लिए डर रहे हैं क्योंकि मैं कैसा दिखूँगा, मेरा विज़िबिलिटी, मेरा बिज़नेस, मैं, आप पूरा मैं पे हैं। तो आपका फ़ोकस आपके ऊपर है, तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, यू आर सेल्फिश। बट अगर आप सेल्फलेस बनेंगे कि यार मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों कंटेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, लोगों की ज़िंदगी बदल सकूँ, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। जब आप सेल्फलेस बनेंगे तब आपको सक्सेस भी अपने आप पीछे फॉलो करेगी। तो ये आप डर हटाने के लिए सेल्फलेस बन जाए। और दूसरा कि जो एक तो डर रहे हैं, दूसरा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ये है कि यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सोशल मीडिया बहुत मुश्किल है। आप हर चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं पहली बार, पहले कॉम्प्लिकेट ही लगता है। फिर आप देखेंगे तो यार इतना आसान है। लाइक आप गाड़ी चलाने जब सीखेंगे, आपको गए थे, कार चलाना अगर आपको आती है, तो पहले कैसे लगता था? बड़ा कॉम्प्लिकेट चीज़ लगता था। यार गियर्स भी है, क्लच भी है, स्टीयरिंग भी है, ये सिग्नल्स, ये वो, लेफ्ट मिरर, राइट मिरर, स्ट्रेट ब्रेक, पार्किंग, फ्रंट, बैक, इतना सारा चीज़ें हैं उसमें। फिर अब ट्रैफ़िक में बचना हमारे इंडिया में तो और भी मुश्किल है ट्रैफ़िक का प्रॉब्लम। कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था ये हमारे लिए जब हम सीख रहे थे ड्राइविंग। बट आज आप ऑटो पायलट पे चले जाते हैं, अपने आप पता नहीं चलता, अरे! यहाँ मैं कैसे पहुँच गया? ख़यालों-ख़यालों में ड्राइव करते हुए आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन भी ऐसी ही चीज़ है कि स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा कि यार मुश्किल है ये वो। बट अब उसमें जब उतरते हैं ना तब लगेगा अरे इतना आसान है। वीडियो बनाना त इतना आसान है, कंटेंट क्रिएट करना इतना आसान है। तो आई थिंक जब ये मेरे भाई सेल्फलेस बनेंगे और थोड़ा करेज दिखाएँगे तो सीखने के लिए, तो ऑटोमैटिकली ऑनलाइन आपका गेम चेंज हो जाएगा। और मैं कंप्लीटली मानता हूँ कि हर किसी को ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है, राइट? मैं तो ये यहाँ तक ही बोलता हूँ कि अगर इफ गूगल सेज़ यू डोंट एक्जिस्ट, दैट मीन्स यू डोंट एक्जिस्ट। अगर गूगल बोलता है कि आप एग्ज़िस्ट नहीं करते हो, मतलब आपका बिज़नेस एग्ज़िस्ट नहीं करता है। येस, आपका फिज़िकल शॉप होगा, ये होगा, वो होगा, पर उस लेवल पे आप कभी नहीं लेके जाएँगे अपने बिज़नेस को अगर आप ऑनलाइन को लेवरेज नहीं करते हैं। अब देखा जाए तो हर कोई चीज़ सब ऑनलाइन हो गया है ऑलमोस्ट, राइट? पैसा भी ऑनलाइन हो गया है, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो गया है, डिलीवरी भी ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ही तो ऑनलाइन हो गया है। सोशल मीडिया कंटेंट, ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो आप क्यों ऑफलाइन में बैठे हो? आप भी तो ऑनलाइन आओ। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि आज की डेट में ये चीज इतनी आसान हो गई है ना, मार्केटिंग करना या प्रमोशन करना, वो आज से पहले कभी नहीं थी। आज तो हम ऑडियंस के बेडरूम तक घुस रहे हैं भाई, कि अगर मुझे कुछ अपना एड दिखाना है या फिर कोई कन्वर्जन लाना है तो मैं उसके बेडरूम में भी घुस रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ में फोन लेके जा रहा है और रात को सोते सोते फोन जरूर देखता है, और वही मेरा एड, वही मेरा सब कुछ सेल्स फनल, तो वहीं से वो कन्वर्ट भी हो रहा है। मतलब मैं बेडरूम तक, मैं बाथरूम तक, हर जगह घुस सकता हूं। वरना आज से पहले जब इंटरनेट नहीं था तो हम सभी जानते हैं कि एड के कुछ ही तरीके थे जिसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, जिसके लिए रोड पे बैनर हो तभी दिखेगा, या फिर टीवी में ऐड है तभी दिखेगा, टीवी चालू होगा तो बहुत सारे मतलब हर्डल से, जो कि अब इजी हो गया है, इजी केक हो गया है। मतलब बस परोसना है और खाना है, इस टाइप का हो गया है। सो यस, आई कैन आल्सो से दैट कि ये बहुत आसान हो गया है। ऑडियंस जल्दी से यार ट्रेडिशनल से बाहर निकलो, और इतने बड़े बड़े आपके सामने मेंटोर्स हैं जो कि आपको कन्विंस कर रहे हैं ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ। अच्छा देव, एक चीज आप मेरे ऑडियंस को हेल्प कीजिए समझने में, जो कि ये है कि अब ऑलमोस्ट जो पूरा इंटरनेट में जितने भी क्रिएटर्स हैं, खासकर जो ये डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, तो हम लोग इतना समझाते हैं कि ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, और ये चीज मिलियन लोग देख रहे हैं। तो अगर मिलियन लोग ऑनलाइन आ जाए तो कंपटीशन स्ट्रांग नहीं हो जाएगा? मुझे तो लग रहा है इनफैक्ट आज तक, मतलब जहां पर मैं बैठा हूं यहां पर बहुत कंपटीशन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं कम से कम 5 साल से वीडियोस बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं इंक्लूडिंग कोर्सेज, वीडियोस, ब्लॉग्स वगैरह, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं ऑनलाइन आओ, और क्या पता बहुत हजारों लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर ऑनलाइन आ गए होंगे। तो क्या अब ये ऑनलाइन चीजें कॉम्पिटिटिव हो गई है? और कॉम्पिटिशन के चलते एक चीज जो मैं फेस कर रहा हूं ना, वो ये है कि मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तब जाके उतना ही रिजल्ट आ रहा है जितना कि मेरा बिना कंपटीशन के या बिना बहुत ज्यादा मेहनत के आज से कई साल पहले आता था। और जिस वजह से मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस भूल गया हूं, कि आज की डेट में जो मैं काम कर रहा हूं ना, मैं काम पे फोकस करता रहता हूं। ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो कि अपने ऑनलाइन पे ही लगे पड़े हैं और अपना घर बार छोड़ के या फिर फैमिली को कम टाइम दे रहे हैं। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है काफी ज्यादा ना एकदम क्रैश हो गया है। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को, कि कैसे एक तो वो ऑनलाइन आए, और अगर आए तो कंपटीशन को कैसे बीट करे, और अपना वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करे? ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को मुझे यहां पर पूछना। रीजन बीइंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि वो कंपटीशन को एक तो फेस नहीं कर पाते, और कंपटीशन के लिए कॉम्पीट करना जब वो शुरू करते हैं तब वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस खो देते हैं। तो इसमें आप
कैसे इस चीज को देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसमें बताना चाहेंगे तो शायद ऑडियंस एक और पर्सपेक्टिव जान जाएगी जो कि आपका है। मैं तो बताता ही रहता हूं। एक्चुअली ना कंपटीशन इतना ज़्यादा है नहीं सोशल मीडिया में जितना हमको लगता है, राइट? अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसमें तकरीबन क्लोज टू अबाउट 800 मिलियन या 1 बिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। पर मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगा जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं इसको, क्या आपको पता है उसमें से कितने लोग एक्चुअली कंटेंट बनाते हैं? और उसमें से भी कितने लोग एक्चुअली कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हैं, अपना मार्केट करते हैं अपना प्रोडक्ट और सर्विस को? आप यकीन नहीं मानेंगे, लेस देन 1%। मतलब 99% लोग जो लिंक्डइन पे हैं कंटेंट बनाते ही नहीं है, और जो बनाते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। तो हमको लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, पर एक्चुअली ज़्यादा है नहीं। और चलो मान लेते हैं कुछ लोग हैं आपके निश में, पर मैं ये मानता हूँ, मैं एक्चुअली कंपटीशन में बिलीव नहीं करता। या तो कोलैबोरेशन है, राइट, या तो डोमिनेशन है। या तो आप कोलैबोरेट करो या तो डोमिनेट करो अपने मार्केट को। कैसे? अपना कुछ तो यूनिक ढूंढो, यूनिक पोजिशनिंग, यूनिक तरीका, यूनिक स्टोरी, यूनिक फ्लेवर, कुछ तो अलग करो अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में, अपनी स्टोरी में। वो एकदम अलग बन जाएगा। तो लोगों को आप कॉपी ना करें, सीखें हर किसी से, पर अपना स्टाइल अपने तरीके से करें, राइट? तो आज अगर आप मुझे देखेंगे ना, मेरा स्टाइल एकदम अलग है दूसरे कोचेज़ और मेंटर से, आपका स्टाइल अलग है दूसरे कोचेज़ और मेंटर से। आप भी ठीक कर रहे हैं, मैं भी ठीक कर रहा हूँ। तो हर किसी के लिए ना बहुत कुछ करने को है। एक्चुअली इतना ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है ही नहीं। अभी भी कोई लेट नहीं हुआ। हाँ, 5 साल के बाद मैं नहीं बोल सकता क्या होने वाला है। बट अभी तो ब्लू ओशन है, पूरा ओपन एरिया है। लोग शुरू करते हैं, गिव अप जल्दी कर देते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल में सब गायब हो जाते हैं। अगर आप लंबी सोच के साथ एंटर करेंगे ना ऑनलाइन में, तो आप बिल्कुल ही सक्सेसफुल होंगे। तो ये मेरा एडवाइस है मेरे भाइयों के लिए। चलो मान लेते हैं कि इतना कंपटीशन नहीं है और लोगों को आ जाना चाहिए। कोई आपकी बात से अगर इन्फ्लुएंस हो गया और वो आना चाहता है कि भैया मैं अब ऑनलाइन आके ही अपना जो पैशन है उसको सरवाइव कराना चाहता हूं, तो अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में देख चुका हूं कि आते तो बहुत लोग हैं लेकिन जाते उससे ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 लोग आए, इन्फ्लुएंस होके बहुत जोश में आ गए और एकदम से 100 के 100 क्विट हो गए। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाए उस चीज को। तो जल्दी से आप मेरे ऑडियंस को यह समझा दीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो कि आपको पीछे खींचता है और आपको गिरा देता है और आप कभी भी इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्री में, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि इतने सारे सक्सेस रेट या इतने सक्सेसफुल पर्सन जो बने हैं वो एग्जांपल है हमारे लिए, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते, न्यूबीज जो हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं। तो आप जल्दी से ना मेरे ऑडियंस को ये समझाइए कि कैसे और किन किन चीजों को उनको बिल्कुल हटा देना अपनी लाइफ से, उनकी वजह से ही मेन फेलियर आता है। तो अगर वो जान जाएंगे शायद वो सक्सेस की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वही मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि मुझे तो पता है, बट आपके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा उन पे इंपैक्ट आएगा कि ये चीजें तो बिल्कुल मत करें प्लीज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना सोशल मीडिया में, जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का चक्कर में रह जाते हैं। मतलब इमीडिएट मुझे रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ भी देखें जो आपको इमीडिएट चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं या खुशी देती है ना, वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में मुश्किलें ही पैदा करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जंक खाना, टेस्टी फ्राइज, जंक, कोक, ऐसा तो टेस्ट तो मिलेगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, पर लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा ही पेनफुल चीज़ें होता है, राइट? तो जो भी ऐसी चीज़ आप करें बिजनेस में, लाइफ में, लंबी सोच रखें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको कुछ भी एनीथिंग मीनिंगफुल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, इट ऑलवेज टुक टाइम। कुछ भी बहुत चीज़ बड़ा कुछ बना है, बिजनेस बना है या फॉलोअर बनी है या कुछ भी बनाया है, वो हमेशा समय लेता है। तो मेरा एडवाइस आपसे यही है कि थोड़ा लंबा सोचें और ये सब लाइक्स और कमेंट्स के चक्करों में ना पड़े, राइट? ओह! इसको इतना लाइक आ रहा है, मेरे को कम आ रहा है, ये वो। ये सब ठीक है। आप अपना काम करते रहें और अच्छे से इम्प्रूव करते रहें अपने आप को, तो रिज़ल्ट आपको आएगा ही आएगा। आप किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना करते रहें और रिज़ल्ट आएगा। जैसे मैंने 1.5 साल, 2 साल किसी को नहीं देखा, कंपेयर नहीं किया, सीखा सबसे, पर कंपेयर किसी को नहीं किया। आज भी मैं किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करता, राइट? मुझे जो लगता है कि जिससे लोगों की वैल्यू बढ़े, उनको वैल्यू मिले, मैं वो करता रहता हूँ, राइट? उससे रिज़ल्ट आता रहता है। तो वही करें, लंबा सोचें। मेरा तो एक डार्क साइड है जो देखता है कि अभी तो हम कर रहे हैं,
मैं देखना चाहता हूँ 20 साल के बाद कौन अभी भी कंटेंट बना रहा है, कौन अभी भी ग्रो कर रहा है बिज़नेस में, राइट? कौन अभी भी सर्व कर रहा है कस्टमर्स को या मार्केट को या फॉलोअर्स को। 20 साल के बाद हम चेक करेंगे, ना कि 20 दिनों में, ना कि इवन 20 महीनों में। 20 साल की सोच रखो, तो आपको बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 20 साल तक की सोच रखे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के इस फास्ट रनिंग लाइफ में जो जिंदगी हमारी हो गई है, इसमें 20 साल तो कोई वेट नहीं करने वाला। उससे पहले ही लाइक बर्नआउट वाली फीलिंग आ जाएगी कि यार मतलब बहुत ज्यादा हो गया, अब तो सक्सेस नहीं मिल रहा है मुझे, तो अब क्विट कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वो कितना देर इंतजार करे, उसके बाद वो क्विट करे, या फिर कब तक उसे पता लग जाएगा कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, या मुझे इसी में रहना चाहिए या इससे हट जाना चाहिए, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आप मेरे ऑडियंस को ये समझाने में मेरी हेल्प कीजिए कि ये बर्नआउट वाली सिचुएशन जो है, ये कब आती है और इससे कैसे बचा जाए। एक्चुअली ये जो बर्नआउट वाला शब्द है ना ऋषिकेश, आई थिंक वो बड़ा कॉमन है एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी में। यू नो हम हसल कल्चर में बिलीव करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। मेरी डिक्शनरी में एक्चुअली कोई बर्नआउट नाम का चीज़ है ही नहीं, और ख़ास करके मेरी और पैशनप्रेन्योर की जो कम्युनिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना वही करते हैं जो हमारा पैशन है, जिसमें हमें मज़ा आता है, और जिस चीज़ में मज़ा आता है उससे आप बर्नआउट कैसे हो सकते हैं, राइट? अगर आप ज़बरदस्ती बिज़नेस शुरू करेंगे, कौन बर्नआउट होता है? ऐसा बिज़नेस शुरू करो जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, राइट? आप हमेशा पेनफुल है, तो इट्स लाइक अ जॉब दैट यू डोंट लाइक। अगर आप ऐसी नौकरी भी कर रहे हैं जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप बर्नआउट फ़ील करेंगे। लाइक पता है लोग क्यों थक जाते हैं काम से आने के बाद? हम कोई ऑफ़िस में पत्थर नहीं तोड़ रहे होते, राइट? कोई बोरियाँ नहीं उठाते, मोस्ट ऑफ अस व्हाइट कॉलर्स जो हम एसी में बैठते हैं मस्त, अच्छी कंफर्टेबल चेयर पे, टेबल है, खाना-वाना मस्त खाते हैं, ब्रेक मस्त लेते हैं। पर फिर भी 8 घंटे आने के बाद ऐसा क्यों लगता है, अरे यार! कितना थक गया मैं, कितना थक गया। पता है क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप ना ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है। आप फ़ोर्सफुली कर रहे हैं, या तो फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हैं, या तो सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ आप करेंगे ना सर्वाइवल के लिए फ़ोर्सफुली जो अलाइन नहीं है आपके पैशन से, तो उसमें आप बर्नआउट तो हो ही जाएँगे। कुछ कोई लोग दाए दिनों में होते हैं, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हो जाते हैं। तो पैशनप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि पैशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, पैशनप्रेन्योर। तो जो मज़ा आ रहा है उसी को प्रोफ़ेशन बनाओ, तो आप बर्नआउट नहीं होंगे। उसके साथ-साथ ही नॉलेज है, अवेयरनेस है, उसके साथ एक स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ह्यूमिलिटी होनी ज़रूरी है, सर्विंग मोड कि लोगों की सेवा करूँ, मैं सर्व करूँ, ये कंपैशन होना चाहिए, राइट? और डिटैचमेंट होना चाहिए कि यार येस गोल्स हैं, बट अगर गोल नहीं भी हासिल हुए मुझसे, तो क्या ठीक है ना यार, और ट्राई करेंगे, राइट? मैं अटैच नहीं हूँ कि मेरा लक्ष्य मैंने बीट किया तभी मैं खुश रहूँगा। नहीं, मैं खुश रहूँगा, कोशिश करना है पूरी, पर उसको ना अपनी कमज़ोरी नहीं बनानी है, उसको अपनी ताकत बनानी है, और मज़े लेके जर्नी शुरू करना है, और मज़े लेके ही कंटिन्यू करना है। जो पैशन है उसको लेके आगे बढ़ना है, तो आप बर्नआउट नहीं होंगे। और जब तक ये सवाल है कि पेशेंस कैसे रखें, यार अगर पैशन आप फ़ॉलो कर रहे हैं हर दिन, और हर दिन आपको मज़ा आ रहा है, तो पेशेंस अपने आप आ ही जाता है, राइट? पेशेंस किसको रखना पड़ता है? जिसको पैशन ना हो। तो जहाँ वेरेवर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ पैशन, यू विल नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट? वेरेवर देयर इज़ एम्पल ऑफ पैशन, देयर इज़ नो पेशेंस रिक्वायर्ड। तो मैंने कभी बर्नआउट नहीं हुआ 6 साल में। या ये होता है कि कभी-कभार थक जाता हूँ मैं, तो ब्रेक ले लेता हूँ। मूवी देख लिया, घूमने चले गए, या जो भी कर लिया, कुछ घंटों के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसा छुट्टी। बट मैं लगातार 10, 15, 20 दिन, 40 दिन मैं कंटिन्यूअस कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे लिए काम नहीं है आपसे बात करना। ये मेरे लिए काम नहीं है। कुछ लोगों के लिए काम हो जाएगा अगर ये पैशन नहीं है उनको, राइट? अगर उनके दिल में वो नहीं हो, कंपैशन नहीं हो लोगों को सेवा करने में, हेल्प करने में, तो उनके लिए बोरिंग हो जाएगा ये, और उनके लिए बर्नआउट हो जाएगा। पर मेरे लिए ये बर्नआउट नहीं है, मेरे लिए बोरिंग नहीं है। अब राइट ये खत्म करने के बाद पैकिंग करूँगा, एयरपोर्ट जाऊँगा, फिर लंबी फ्लाइट है, ओवरनाइट फ्लाइट है मेरी, तो फिर भी मैं कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट क्योंकि मज़ा आ रहा है। अरे बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है और डेफिनेटली मेरे ऑडियंस को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में मैं अपना नेक्स्ट लेवल का एनर्जी रख पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, इनफैक्ट माइनस से स्टार्ट किया होगा और आज इस लेवल पे बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो आंसर दिए हैं वो मेरे ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे उनके लाइफ में, उनके सक्सेस के पाथ में चलने के लिए। तो इसीलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आप इस सेशन के अंदर आए। सबसे पहले तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेवल का थैंक यू आपको देना चाहूंगा। और सेकंड चीज जो ये है कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि आपने टाइम अपना बहुत दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछ लूं कि अगर मेरे ऑडियंस को
आपका पैशनप्रेन्योर का जो ये कोर्स है इसको करना चाहिए, तो आप उनकी किस तरीके से हेल्प करेंगे, आपकी तरफ से उनको क्या क्या मिलेगा और किस तरीके से वो सच में उस पर्टिकुलर मोमेंट को या उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जिस चीज को आप उनको दिखाते हो और जिस पैशन को आप उनके अंदर जगाते हो। तो प्लीज थोड़ा सा आप बता दीजिए आप, सो दैट मेरी ऑडियंस इस चीज पे कन्विंस हो जाए कि हाँ, कोर्सेज जो हैं वो एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि वो एक खर्चा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पैशनप्रेन्योर ना एक्चुअली बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। एक्चुअली मैं प्रोग्राम भी नहीं बोलता, इट्स एक्चुअली अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है उसमें, ऐसे लोगों के लिए जिनको पैशन खोजना है और उनको बिज़नेस में कन्वर्ट करना है। 90% जो लोग मेरे पास आते हैं उनको अपना पैशन पता ही नहीं होता, राइट? मोस्टली सारे जॉब में रहते हैं और उनको पैशन खोजने में मदद करते हैं। तो 4 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम है ये। इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड, इट्स एक्चुअली अ लाइव कोर्स, इट्स अ फुल सिस्टम। मेरी टीम है, प्रोसेस है, सिस्टम्स है। तो आप शुरू करेंगे 4 महीने का कोर्स, द जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, पैशन के साथ ढूँढेंगे, क्लैरिटी ढूँढेंगे फर्स्ट महीने में। सेकंड महीने में आपको विजिबिलिटी मिलेगा कि कैसे सोशल मीडिया ब्रांड बनाना है। थर्ड महीने में आपको फिर प्रोडक्टाइजेशन होगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाएँगे अपने, फिज़िकल, डिजिटल, वर्चुअल, राइट? और उसके बाद चौथे महीने में आपको बेचना सिखाएँगे कि हाउ डू यू सेल फ्रॉम द वेबिनार, हाउ डू यू सेल वन ऑन वन, हाउ डू यू क्लोज़ बिग टिकेट्स। तो ये पूरा 4 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम है। बट उसको शुरू करने के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप एक्चुअली वेबिनार अटेंड करें या मेरी बुक पढ़ें। दोनों में से आप एक कर सकते हैं। और अगर चाहिए तो मेरा गिफ्ट क्या आप आपकी ऑडियंस के लिए ऋषिकेश, कि दे डोंट इवन हैव टू बाय द बुक। मैं आपको चाहता हूँ एक गिफ्ट दूँ कि जो कॉपी है इसका, इंग्लिश वर्ज़न, सॉफ्ट कॉपी, मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहता हूँ। आपको मैं लिंक शेयर करूँगा और लिंक लेके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक को फ्री में पढ़ें। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी, सोच से बदलेंगे तो आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। सो सोच बदलो, लाइफ़ बदलेगी। उसके बाद फिर पैशनप्रेन्योर की जर्नी शुरू होगी आपकी। सो लो गाइस, सोने पे सुहागा हो गया, गिव अवे भी हो गया। आप एक बेस्ट सेलिंग किताब को फ्री में पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करो और डायरेक्टली इस बुक को पढ़ लो, जो कि Amazon पे बेस्ट सेलिंग का खिताब हासिल कर चुका है। 80% माइंडसेट, 20% स्किल। अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको डेफिनेटली अपने माइंड को चेंज करने का या थॉट प्रोसेस को चेंज करने का एक किक जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई किताब लिख देता, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे लिखता है, और जब वो इतनी बिक चुकी है तो उसका तो पढ़ना बनता है। इससे ज्यादा मैं आपको और क्या दूं, क्या बोलूं, बस हमारे गेस्ट ने ही आपको एक गिव अवे दे दिया। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, क्लिक करो और इसको डाउनलोड करके पढ़ लो, क्योंकि खुद देव बोल रहे हैं कि पैशनप्रेन्योर के उस प्रोग्राम में आने से पहले आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। एम आई राइट देव? बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। सो गाइज, यही आज का ये पॉडकास्ट जो है हम समाप्त करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों के बिहाफ पे हमारे आज के गेस्ट का, देव गढ़वी जी का, कि वो आज आए और हमसे बहुत अच्छी सारी बातें उन्होंने शेयर करी, और प्लस शेयर ये भी किया कि जो मार्केट में उनके लिए बोला जा रहा है उनका पक्ष क्या था, उन्होंने वो भी शेयर कर दिया। तो आई रियली अगेन वुड लाइक टू थैंक देव कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी कीमती नॉलेज में से कुछ उठा के हमारे ऑडियंसेस को फ्री में दिया, जो कि आप पेड अपने सारे रिसोर्सेस में देते हैं। उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं यूट्यूब पे, और थैंक यू। जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लीज़ लगे रहिए। मुझे आई अंडरस्टैंड कि कितना मेहनत लगता है इस चीज़ में, बिकॉज़ कंटेंट बनाना, शेयर करना, वीडियोज़, पॉडकास्ट, कोर्सेज़, लोगों की मदद करना आसान नहीं है, राइट? तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंटिन्यू दिस जर्नी, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट देव, थैंक्स फॉर दिस अप्रिसिएशन। और थैंक यू दोस्तों ये सब देखने के लिए। अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी है जिससे आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं जो बोलता हूँ दिल से ही बोलता हूँ, और आशा करता हूँ ये वीडियो और ये पॉडकास्ट आपको कुछ तो नई इनसाइट लेके आया होगा आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश। थैंक्स अ लॉट। तो गाइज, आज का सफर यहीं तक का था, और आशा करूंगा आपने आज इस वीडियो को प्यार अभी तक दे दिया होगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो बनता है, क्योंकि नॉलेज आज इस वीडियो के अंदर कूट कूट के थी। और सेकेंडली, सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही अगर फ्यूचर में और भी कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूं तो आपका वो मिस ना हो। तो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मुस्कुराते रहिए।